तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द स्फेरिकल सरफेसेस। थोड़ा सा पहले देखते हैं कि क्या एक्चुअली हम करना चाहते हैं। देखो स्फेरिकल सरफेस क्या होता है। लेट अस सपोज हमारे पास इस तरह एक स्फेरिकल बॉल है, सफियर है यहाँ पे, और ये ग्लास का बना हुआ है। ठीक है, ग्लास है, यू कैन इमेजिन इट इज ए ग्लास। इसका कुछ सेंटर होगा, कुछ इसका रेडियस होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं उसको। एक ग्लास है, या कह सकते हो वाटर की ड्रॉपलेट है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो सच काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इस पे हम रे डायग्राम अगर बनाएं तो हमें पता है कि ये नॉर्मल होता है इसका, किसी भी पॉइंट पर ये जो रेडियस है दिस इज नॉर्मल लाइक दिस, है ना। ये नॉर्मल हैं सारे। बट अगर कोई भी रे नॉर्मल के अलॉन्ग आएगी तो सीधी चली जाएगी, बट अगर नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना के आएगी तो वो रिफ्रैक्ट होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर ऐसे एक लाइन कंसिडर कर लूँ, तो इस लाइन से मान लो यहाँ पर कोई छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, मान लो ये ए पॉइंट है, हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं। तो ऐसे एक रे ऑफ लाइट जाएगी ऐसे, और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। और ऐसे ही क्योंकि ये डेंसर मीडियम में जा रही है तो अगला वाला जो एंगल होगा स्मॉल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो छोटा बनेगा, ऐसे ना छोटा बनेगा, ऐसे रे चली जाएगी। तो ये हमें पता चलता है वैसे ही कि ये रेयर से डेंसर में हम जा रहे हैं। और स्नेल्स लॉ यहाँ पर आप लगा सकते हो। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू 2 है, बाहर की म्यू 1 है, तो वी कैन ऑलवेज राइट साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1, वी कैन राइट इट। ठीक है, और सच काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द केस ऑफ रेयर टू डेंसर मीडियम। द रिफ्लेक्शन इज टेकिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो ये एक केस हो गया हमारे पास, वहाँ स्नेल्स लॉ आप लगा सकते। ऐसे ही बच्चे अगर मान लो हमारे पास इस तरह से पानी है, वाटर है लाइक दिस, उस पानी के अंदर एक एयर की ड्रॉप है, छोटी सी ड्रॉप मान लेते हैं, वैसे छोटी सी है, देखने के लिए बड़ी बनाई मैंने ताकि हम एक्सप्लेन कर पाएँ। तो ऐसे बाहर सारा वाटर है, ये पानी ही पानी, पानी ही पानी। ठीक है, ये सारा वाटर है या कोई और लिक्विड है जो डेंसर है, थोड़ा सा डेंसर है। ठीक है, और ये जो अंदर वाला है ये खाली हवा है, एयर है, एयर का बबल है ये। ठीक है, अब इसका भी कुछ सेंटर होगा, अगर हमें नॉर्मल बनाना है तो नॉर्मल ऐसे सेंटर में से पास करेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर भी हम देखें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रे ऐसे सीधी भी आ सकती है। अगर मान लो ऐसे सीधी आ गई, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा बनेगा। ये हमें इतना सा कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी पता है, बस सरफेस अभी स्फेरिकल है, इतनी सी हमारे पास एक चीज़ है याद रखने वाली। यहाँ पर भी अगर ये म्यू 2 है और बाहर वाला म्यू 1 है, यू कैन राइट साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू आई के सामने म्यू 2 बाय म्यू 1, डिपेंडिंग अपॉन डायग्राम यू कैन राइट द स्नेल्स लॉ, एंड देन वी कैन यूज दिस लॉ टू फाइंड एनीथिंग दैट वी रिक्वायर। अब हमें क्या करना है इसमें, देखो इस तरह की प्रॉब्लम्स में ना हमारे पास दो तीन चीज़ें और होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर डिफाइन किया, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ऐसे ही हमारे पास दो पैरामीटर्स और हैं बहुत इंपॉर्टेंट, म्यू 2 और म्यू 1। तो हम ये जो म्यू 2 होगा ना उसको जनरली डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान के चलेंगे जब हम इन सारे केसेस को स्टडी करेंगे, और म्यू 1 को हम रेयर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान के चलेंगे। हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, 6 केसेस हैं अलग अलग तरह के, उनको अभी हम स्टडी करने वाले हैं। और क्या है, एक तो देखो आर हो गया, ये वाला पैरामीटर, दो पैरामीटर ये हो गए, और दो और पैरामीटर्स हैं। दे आर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, स्मॉल यू से हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमेशा अभी ऐसे ही चलेगा जैसे हम मिरर्स के केस में भी करते थे क्लास 10th में। और वी से हम लिखेंगे इमेज डिस्टेंस को, इस तरह से हम डिनोट किया करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सब पैरामीटर्स हैं मेरे पास। ठीक है, जब भी रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, अब फिर स्फेरिकल सरफेसेस को मिला के हम लेंस डिज़ाइन करते हैं। वो लेंसेज पे हमें जाना है, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस डिज़ाइन कैसे होते हैं, और फिर लेंसेज को हमने स्टडी करना है फॉर इमेज फॉर्मेशन, वो सब अभी ऐसे चलेगा। तो लेंसेज तक जब तक हम जाएंगे ये सारे पैरामीटर्स ऐसे ही यूज होंगे। आर विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, म्यू 1 म्यू 2 विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, एंड यू वी विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस।
ओके, हमें करना क्या है, जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इसमें रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस में, हमें इन सारे पैरामीटर्स में रिलेशन फाइंड करनी है। कौन कौन से? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 एंड 5। तो वी हैव दीज 5 पैरामीटर्स। जब भी रिफ्रैक्शन होगी थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस, चाहे वो हो रेयर से डेंसर, अब इसमें ऑब्जेक्ट देखो रेयर में पड़ा हुआ है ना, दिस इज ऑब्जेक्ट, और इमेज कहीं अंदर बनेगी डेंसर में। तो चाहे हो रेयर टू डेंसर का केस, चाहे हो डेंसर टू रेयर। अब देखो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे है, तो जो इंसिडेंट रे है वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होती है, ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, तो ये केस होगा डेंसर टू रेयर वाला। ठीक है, डेंसर टू रेयर। इस तरह से हमारे पास दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, इन दोनों ब्रॉड कैटेगरीज को हम पहले अंडरलाइन कर दें, हाईलाइट कर दें। एक ये कैटेगरी है और एक ये कैटेगरी है। ये दो तरह के केसेस हमारे पास हो सकते हैं इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। हमें इन दोनों केसेस में ये रिलेशन फाइंड करनी है। किस किस में रिलेशन फाइंड करनी है? आर में, म्यू वन म्यू टू में, और यू एंड बी में। तो वो अभी हम करने वाले हैं। लेट मी स्टेट दैट वी विल फाइंड a relationship between mu1, mu2, u, v and r for spherical surfaces. Spherical surfaces, ये हमें करना है, ये हमारा मेन एम है आज के लेक्चर का। बट वी हैव टू सब केसेस। केस 1 is rarer to denser medium, मतलब रेयर टू डेंसर का मतलब है ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम एंड इमेज इज इन डेंसर मीडियम। ये इसका मतलब होगा रेयर टू डेंसर का। और सेकंड हमारा केस है व्हेन द रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। मतलब एक्चुअली जो इंसिडेंट रे है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि जो इंसिडेंट रे है इस केस में रेयर से डेंसर में जा रही है, और इस केस में डेंसर से रेयर में आ रही है। वो आप समझ सकते हो कि आई जो है दैट इज इन रेयर इन दिस केस एंड ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास जो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं वो किस तरह के होते हैं, लेट अस सी। अब रेयर टू डेंसर में, आर टू डी में वी हैव फर्दर केसेस, बट आर टू डी का रिजल्ट हर किसी केस में सेम होगा, और डी टू आर का रिजल्ट मतलब जो रिलेशनशिप निकलेगी वो हर किसी केस में सेम निकलेगी। बट मैं पहले सब केसेस बता दूं। आर टू डी में हमारे पास ये ना सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी आपको बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में तो आपने जस्ट एक रिलेशन लिखनी है, उसको यूज़ करना, यू विल गेट आंसर। उस रिलेशन को हम ड्राइव कर रहे हैं। दो तरह की रिलेशन ड्राइव होने वाली हैं, एक आर टू डी की होने वाली है और एक डी टू आर की होने वाली है, ठीक है। वो दोनों रिलेशन हमें लर्न करनी है। बट वी हैव सो मेनी सब केसेस जिसमें क्या होता है कि अलग अलग तरह के रे डायग्राम्स बनते हैं। तो रे डायग्राम डिफरेंट होगा, थोड़ी सी डेरिवेशन डिफरेंट होगी, कंप्लीटली डिफरेंट नहीं होगी, थोड़ा सा चेंज होगा, और हमें वो रिलेशनशिप फाइंड करनी है। तो पहले मैं आपको रिलेशनशिप बताऊंगा, फिर मैं केसेस बताऊंगा। तो एक तो है आर टू डी का केस और दूसरा है डी टू आर का केस। जो रिजल्ट हमारे पास आने वाला रिलेशन का, उस रिजल्ट की मैं रिलेशनशिप यहीं पे लिखने वाला हूँ, ताकि आपको पहले से ही याद हो जाए कि हमने कैसे करना है। तो बहुत आसान है इसको लिखना। देखो, हम आर टू डी में वैसे लिखेंगे, म्यू टू माइनस म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। अब एक साइड पे आएगा कैपिटल आर विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दूसरी साइड पे इनके नीचे यू और वी ने आना है। अब जब आर टू डी का केस हम कर रहे हैं, उसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में पड़ा है ना। देखो, आर टू डी में ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, और रेयर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है u और इमेज का डिस्टेंस होता है v। ये डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। पोल से मेजर करते हैं, हम अभी बात करेंगे। बट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज टेकन एज u एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल इज टेकन एज v। हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं बाय कन्वेंशन। अब हमें यहाँ पे u v को देखना है कि u किधर आएगा, v किधर आएगा। तो आर टू डी के केस में ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम, तो इसका मतलब उसके नीचे u आएगा और म्यू टू के नीचे v आएगा। ये रिजल्ट है। अब आर टू डी की रिफ्लेक्शन जब भी ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में पड़ा होगा, इंसिडेंट रे रेयर से डेंसर में जाएगी।
आई आर गोइंग फ्रॉम आर टू डी, तो उस केस में ये रिजल्ट आएगा। इसका आपने ध्यान, इसको याद रखना है, ध्यान नहीं रखना, याद रखना है इसको। अच्छा, डी टू आर का केस भी लिखेंगे यहाँ पे। देखो बिल्कुल सेम ऐसे ही रिलेशन आएगी। म्यू टू माइनस म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन लिख लेना आपने। एक साइड पे कैपिटल आर आ जाएगा, अब दूसरी साइड आपको यू और वी को डिसाइड करना है कि यू कहाँ लिखे, वी कहाँ लिखे। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम, डेंसर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू और उसमें ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो यू उसके साथ रहेगा। तो इस केस में म्यू टू के नीचे यू आएगा और इमेज जो है वो रेयर मीडियम में बन रही है और रेयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और उसमें हमारी इमेज बन रही है और इमेज डिस्टेंस वी होता है, तो इसलिए म्यू वन वी के साथ आए। तो बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में, यू कैन फाइंड द डिफरेंस। तो जो हमारे पास 6 केसेस हैं उसमें स्फेरिकल सरफेसेस दो तरह के हो सकते हैं। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। नंबर 1, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये होता है विच इज कन्वेक्स टुवर्ड्स द रेयर मीडियम, कन्वेक्स टुवर्ड्स द रेयर मीडियम। ठीक है जी, इस तरह का सरफेस कन्वेक्स होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लो एक कांच का छोटा सा टुकड़ा है, 3D में ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, इट इज ए ग्लास। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर की म्यू टू है और बाहर वाली म्यू वन है। तो ये वाला मीडियम जो हुआ बाहर वाला वो रेयर है और अंदर वाला डेंसर है और ये कॉन्वेक्स है टुवर्ड्स रेयर, रेयर की तरफ उभरा हुआ है, ऊपर की तरफ उभरा हुआ है। जैसे डोंगा होता है ना, डोंगे को उल्टा कर दो वैसा नजर आना चाहिए टुवर्ड्स रेयर। अगर ऐसा है तो वो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। अब आप इसको घुमाओ जितना मर्जी, आप इसको 90 पे घुमा दो, ऐसे बना दो, डजंट मैटर। 90 पे घुमा दिया मैंने उसको, सेम सरफेस को ऐसे बना दिया। दोबारा बनाता हूँ, सुंदर नहीं बना। इसको 90 पे घुमा देते हैं, ऐसे बना दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर वाली म्यू टू है, बाहर वाली म्यू वन है। ऐसे घुमा देता तब भी क्या प्रॉब्लम थी, 90 पे ही घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता। अंदर वाला म्यू टू है, बाहर वाला म्यू वन है, म्यू वन इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, ऐसे घुमा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अगर ये कॉन्वेक्स है टुवर्ड्स रेयर मीडियम जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, अंदर वाले की म्यू टू है, वो डेंसर हो गया और हमारे पास यहाँ पे हमने मान के चलेंगे कि म्यू टू हम डेंसर की ले रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह के जितने भी सरफेसेस हैं दे आर, ऐसे हम ना ऐसे लाइंस लगाते हैं ऐसे दिखाने के लिए कि ये अंदर वाला डेंसर है। तो ये सारे सरफेसेस हैं कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस। अब इन कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस का एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और एक पोल होता है। तो वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे ये वाला स्फेरिकल पार्ट है ना, ये वाला सफियर का हिस्सा है ये। अगर हम इसका एक पूरा सफियर इमेजिन करें लाइक दिस, इस तरह से हम पूरा सफियर इमेजिन करें जस्ट, तो उस सफियर का कुछ सेंटर होगा, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके बाउंड्री तक ये जो डिस्टेंस हुआ, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ये रेडियर के लिए लिखा था, कंप्लीट कर दूं। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब इस पूरे सफियर की रेडियस जो होगी दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, याद रखना। और कहीं पर भी हम मिड पॉइंट ले लें, स्फेरिकल सरफेस का एक मिड पॉइंट ले लें, दैट इज कॉल्ड पोल। पी स्टैंड्स फॉर पोल। अब जैसे यहाँ पे पोल यहाँ बनेगा, इस सरफेस के लिए पोल यहाँ बनेगा, इस सरफेस के लिए पोल यहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके लिए यहाँ बनेगा, इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बनेगा। ऐसे स्फीयर होगा ना कंप्लीट, तो सेंटर इधर बनेगा, इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा। तो जैसे आप रखोगे उस हिसाब से पता चल जाएगा। हमने सरफेस के विद रिस्पेक्ट टू देखना है सारा कुछ बस। और फिर एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर और है, वो होती है एक लाइन, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास करे। ऐसे जैसे यहाँ पर भी मैं बना के दिखा दूँ,
ये वाली लाइन जो होती है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका एक्सिस है स्फेरिकल सरफेस का एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, वेरी इंपॉर्टेंट। So such kind of surfaces are called convex spherical surfaces. The second type is concave spherical surface. तो उन 6 सब केसेस में से 2-3 केस शायद कॉन्वेक्स के हैं और 2-3 कॉन्केव के हैं। वो क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा कि आपके लिए आपने किसके लिए ड्राइव करना है। अब कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस की अगर डेफिनेशन लिखनी है तो बहुत इजी है, जैसे ये लिखी है, इट इज कॉनकेव टुवर्ड्स द रेयर मीडियम। मतलब एक्चुअली तो हम रेयर मीडियम से देखेंगे ना, किसी भी सरफेस को आप देख रहे हो, आप ऐसे एयर से देख रहे हो ना, एक ग्लास स्लैब आपके सामने पड़ी है, आपको पूछा जाए कि ये जो ग्लास स्लैब है इसका सरफेस कैसा है, तो आप तो बाहर से देख रहे हो ना रेयर मीडियम से, तो आप बोलोगे फ्लैट है। अगर इस तरह की ग्लास स्लैब हुई, आपसे पूछा जाए कैसा सरफेस है, आप बोलोगे कॉन्वेक्स है। और अगर इस तरह की ग्लास स्लैब हुई तो आप बोलोगे कॉनकेव है। इसलिए लिखा जाता है कॉनकेव टुवर्ड्स रेयर, कॉनकेव टुवर्ड्स रेयर, सॉरी कॉन्वेक्स टुवर्ड्स रेयर। इस तरह के सरफेसेस लाइक दिस, यस, जैसे मैंने ऊपर बनाया था वैसे ही उसके नीचे मैंने ये बना दिया। यहाँ लाइंस लगा देते हैं कि ये डेंसर है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, बाहर वाले की μ1। ऐसे यहाँ पे पोल होगा, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना वो बाहर लाई करेगा। यहाँ ऐसे सफियर इमेजिन करेंगे ना, तो उस सफियर को जब आप ऐसे इमेजिन करोगे तो आप देखो कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई कर रहा है, रेयर मीडियम में कर रहा है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई कर रहा है, डेंसर के अंदर। तो ये भी एक डिफरेंस है, ठीक है। और बनाते हैं, देखो ऐसे बना देते हैं इसको, हम जनरली ऐसे ही बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे हम जनरली। ये आपके लिए है जब हमें ड्राइव करना है, न्यूमेरिकल में कैसे भी बना हो सकता है। तो ये बन गया पोल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये μ2 अंदर वाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अंदर वाली मतलब ये जहाँ तक भी है, अगर आप इसको इतना रखो तो इसकी अंदर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और बाहर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ये रेयर मीडियम की है, ये डेंसर की है। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है नॉर्मल। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है? तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए जैसे मान लो इस पॉइंट पर आपने कोई रे इंसिडेंट करी, नॉर्मल ड्रॉ करना है ना, तो इसका नॉर्मल ऐसे आएगा। नॉर्मल हमेशा सी में से पास करता है। अगर आपने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो वो नॉर्मल ऐसे आएगा, उस पॉइंट को और सी को मिलाना आपने। इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करना है, मान लो इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो सी और उस पॉइंट को मिलाना आपने। तो नॉर्मल भी ड्रॉ करना आना चाहिए, कुछ भी नहीं है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड पासिंग थ्रू सी। इसका सी अंदर की तरफ है, डेंसर में है तो उधर चला जाएगा। इसका सी बाहर है तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। आप इसका नॉर्मल से अंदर नहीं बना सकते, कॉनकेव का नॉर्मल अंदर की तरफ नहीं जा सकता, बाहर ही आएगा। पॉइंट से और सी को, दोनों को आपने आपस में मिलाना है। तो इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ होते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास डिफरेंट केसेस हो गए कि स्फेरिकल सरफेसेस कैसे होते हैं। तो अभी हमें डिफरेंट केसेस करने हैं, मैं केसेस भी बता देता हूँ कौन कौन से हैं। लेकिन जब भी आपको ये डेरिवेशन आएगी, हम कुछ चीज़ें अज्यूम करके चलते हैं। वो कुछ अजम्पशंस हैं जो हमें स्टेट करनी है हमेशा डेरिवेशन में, और कुछ साइन कन्वेंशंस हैं जो हमें न्यूमेरिकल्स में भी फॉलो करने हैं और डेरिवेशन में भी फॉलो करने हैं। तो व्हाट आर द अजम्पशंस टू स्टडी रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस? सबसे पहली अजम्पशन है, बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑफ पॉइंट साइज, छोटे छोटे। इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो जो बाकी डिस्टेंसेस इन्वॉल्व हैं, जैसे आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, इमेज डिस्टेंस है वी, उनके कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट का साइज काफ़ी स्मॉल है, तो उस केस में हम उसको बोल देते हैं पॉइंट साइज। लेकिन ये सिर्फ हमें डेरिवेशन में ही अज्यूम करना है, क्योंकि हमें लॉस लिखने हैं ना, तो हम पॉइंट साइज, एक ही पॉइंट से एक ही रे लेके चलेंगे।
बट एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली हमारे पास इस तरह के एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उसमें बहुत सारी रेज ऊपर से भी जाती है, रे इधर भी जाती है, इधर से भी जाती है, तो देर आर सो मेनी रेज इन द केस ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। बट यहाँ पर हमें एक पॉइंट से ऑब्जेक्ट को बनाना है और वहीं से एक ही रे हम लेके जाएंगे, दैट विल बी द इंसिडेंट रे। तो ये पहला पॉइंट है फॉर द डेरिवेशन। सेकेंड पॉइंट है आई आर 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 will make RR make very small angles, very small angles with principal axis। तो ये दूसरी हमारे पास assumption है। एक्सिस। तो दिस इज द सेकंड assumption। इसका मतलब ये है कि जब हम ऐसे ऑब्जेक्ट से, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी ना, तो इस तरह ऑब्जेक्ट से कोई रे लेके जाएंगे तो वो कुछ एंगल बनाएगा विद प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो अल्फा है, तो दिस अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल है कि वी कैन राइट साइन अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं इसको। देखो स्मॉल एंगल्स के लिए ये रिलेशन बिल्कुल वैलिड है। कैसे? देखो, स्मॉल एंगल का मतलब होता है, ये मान लो एक छोटी सी लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट है एंड दिस इज ए वेरी स्मॉल एंगल, ये वाला, ठीक है। अब अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल मान के चले इसको, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये एंगल थीटा हो गया। तो यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर को बहुत छोटा मान लें तो फिर एंगल थीटा बहुत स्मॉल है, तो हाइट, हाइपोटेन्यूज और बेस दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, है ना। तो उस केस में अगर हाइपोटेन्यूज और बेस इक्वल हैं, तो जैसे साइन थीटा हुआ दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा हुआ परपेंडिकुलर बाय बेस, और हाइपोटेन्यूज और बेस तो दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर हैं क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल है। तो उस केस में हम अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं कि साइन थीटा टेन थीटा के बराबर है। और एक और डेफिनेशन होती है, वो सिंपल एंगल की होती है, थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क मतलब यही परपेंडिकुलर बनेगा बाय रेडियस। अब ये रेडियस भी बन जाएगी क्योंकि दोनों बराबर है, तो इसको आर भी बोल सकते हैं, बाय आर, तो थीटा के भी बराबर हो गया। तो तीनों डेफिनेशंस एक ही हमें आंसर देगी। तो इसको बोला जाता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ये हम डेरिवेशन में यूज भी करेंगे। तो स्मॉल एंगल्स के लिए हमने इसको माना है। और तीसरी जो असम्पशन है वो है अपर्चर। अपर्चर मतलब डायामीटर ऑफ द कर्व सरफेस। इज वेरी स्मॉल। तो अपर्चर भी हमने छोटा लिया हुआ है, मतलब ये जो सरफेस होता है, मान लो ये एक स्फेरिकल सरफेस था, अब अपर्चर क्या होता है, अगर आप इसमें से इतना पार्ट काट लो तो ये एक अपर्चर है। आपने थोड़ा सा बड़ा पार्ट ये काट लिया तो बड़ा अपर्चर हो गया। जैसे एक ये सरफेस ले लेते हैं इस साइड वाला, और एक ये ले लेते हैं, दो अलग अलग सरफेसेस मैंने इस स्फीयर में से काट ली। अब ये वाला जो पार्ट है इसका अपर्चर स्मॉल है, और ये वाला जो पार्ट है इसका अपर्चर लार्ज है। दिस इज ऑफ लार्ज अपर्चर एंड दिस इज ऑफ स्मॉल अपर्चर। दोनों हैं एक ही स्फीयर के हिस्से, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों में सेम है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का अपर्चर के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये जो आगे वाला हिस्सा हमें नजर आएगा यहाँ से, वो यहाँ से गोल गोल नजर आएगा, जब आप देखोगे सर्कल टाइप नजर आएगा आगे वाला फ्रंट वाला पार्ट, उसके डायमीटर की बात हो रही है, डायमीटर ऑफ द कर्व पार्ट, दैट इज कॉल्ड अपर्चर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही केसेस में सेम है, स्फीयर तो एक ही है ना जिसके ये दोनों हिस्से हैं, बट इसका अपर्चर बड़ा है, इसका अपर्चर स्मॉल है। अब जब स्मॉल अपर्चर होता है ना, तो सेकंड वाली assumption अपने आप करेक्ट हो जाती है कि वो जो एंगल्स बन रहे हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोई भी रे जो एंगल बना रही है वो एंगल स्मॉल है। और दूसरी चीज, जितनी भी रेज होंगी ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के पास पास ही रहेंगी। सच रेज आर कॉल्ड पेरेक्सियल रेज। देयरफॉर पेरेक्सियल रेज आर कंसिडर्ड। जितने भी हम रिजल्ट लेंगे, ड्राइव करेंगे, वो सब पेरेक्सियल रेज के लिए हैं। अब पेरेक्सियल रेज जब हम लेंस पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे आगे जाके
डिफेक्ट और एब्रीविएशन इन द लेंसेज, तो वहाँ पर ये चीज़ और क्लियर होगी कि ये पैराक्सियल रेज हम क्यों लेके चलते हैं। तो हम वो वाली रेज लेंगे विच आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। सिर्फ हम ऐसा मान के चलेंगे कि द रेज आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो एंगल्स बनेंगे सारे दे आर वेरी स्मॉल एंगल्स, और उसके साथ साथ जो अपर्चर है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल। तो ये 3 असम्पशंस आपने लर्न करनी है, लर्न हो ही गई होंगी, बस आपने एग्जाम्स में लिखनी है। ठीक है, चलो अब है साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस हम लेते हैं डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए, कि हमने कैसे डिस्टेंसेस सारे मेजर करने हैं, यू कैसे मापना है, वी कैसे मापना है, आर को कैसे मापना है, कहाँ से मापना है। तो ये हम स्टेट करेंगे इस केस में। तो पहला साइन कन्वेंशन है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जैसे यहाँ पर एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बना दें, ये मान लो पोल है हमारा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और यहाँ पे मान लो कहीं पर इमेज बन रही है। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, पॉइंट इमेज ही बनेगी। तो हमें पोल से मेजर करना है, हमने इसको ना ओरिजिन मान लेना है कि ये ओरिजिन है, और जैसे ऑब्जेक्ट ये है तो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में चली गई, तो इस डायरेक्शन वाले सारे डिस्टेंसेस जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। वो सेकंड अजम्पशन मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, बट हमें डिस्टेंस पोल से मेजर करना ऑब्जेक्ट का, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल टू दिस डायरेक्शन, और इमेज डिस्टेंस विल आल्सो बी मेजर फ्रॉम पोल इन दिस डायरेक्शन। वो अभी मैं बताता हूँ। तो सेकंड जो हमारी assumption है, सेकंड जो साइन कन्वेंशन है दैट इज द डिस्टेंसेस अलोंग आई आर पॉजिटिव ऑपोजिट टू इट आर नेगेटिव। ऑपोजिट टू इट मतलब इस डायरेक्शन में चले गए, देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये वाली है, राइट साइड पे जा रही है इंसिडेंट रे, तो इधर वाले सारे पॉजिटिव, और कोई डिस्टेंस अगर आप इस तरफ माप रहे हो तो दैट इज नेगेटिव। अब जैसे मापना अपने पोल से है और आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मापना है इस केस में, तो वो माइनस यू होगा, हम नेगेटिव साइन लगाएंगे उसके साथ। जब उसकी वैल्यू भी पुट करेंगे न्यूमेरिकल में तब भी ऐसा करेंगे, डेरिवेशन में भी ऐसा करेंगे। और जब हम पोल से इमेज की तरफ जाएंगे तो ये डिस्टेंस आप राइट साइड पे तरफ मेजर कर रहे हो, और राइट साइड इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो वी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ये इसका मतलब है, आगे और क्लियर हो जाएगा। थर्ड इज अपवर्ड डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव। अगर कोई डिस्टेंस मान लो ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हो वो पॉजिटिव होगा, और कोई नीचे की तरफ मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव होगा। तो ये 3 साइन कन्वेंशंस है, कोई भी डेरिवेशन आ जाए, कोई भी केस आ जाए, हमें ये तीनों साइन कन्वेंशंस। क्या हो गया, जूम कैसे खुल गया? अच्छा, कोई भी केस आ जाए बच्चे, तो हमें ये तीनों साइन कन्वेंशंस वहाँ पे लिखनी है और तीनों असम्पशंस लिखनी है। चलिए, तो अब हम डिफरेंट केसेस करने वाले हैं, रे डायग्राम भी बनाएंगे और सब कुछ करेंगे। तो जो पहला केस है केस 1, तो लेट अस ड्राइव ए रिलेशनशिप बिटवीन यू वी आर म्यू वन एंड म्यू टू। ये सब मैंने बता दिया अभी क्या है, ठीक है, दोबारा से नहीं बता रहा। फोर रियल इमेज, formed by a convex spherical surface when object lies in rarer medium। ये मैंने एक केस बना दिया। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अभी मैं जिनको अंडरलाइन करने वाला हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है ये देखना इंपॉर्टेंट है, इमेज कौन सी बन रही है ये देखना इंपॉर्टेंट है,
कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है या कॉनकेव है, ये देखना इंपॉर्टेंट है। अब हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में लाई कर रहा है, ठीक है। मतलब जो हमारे पास रिलेशनशिप आने वाली है वो ये आने वाली है, टू प्रूव μ2 माइनस μ1 बाय r इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। इसके नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और दूसरे के नीचे इमेजेस। तो ये हमें बताना है। कभी कभी पेपर में ऐसे ही लिखा जाता है कि ये रिलेशन प्रूव करो, ये केस है। तो बस रे डायग्राम का डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ वैसे ही होता है। देखो कैसे करना है, बहुत इजी है, टफ नहीं है। ये जैसे मैं करवाता हूँ, ये सारे केसेस बना के दिमाग में एक मैप सा बन जाता है, और जैसे ही क्वेश्चन आता है वहाँ पे पहुँच जाओगे कि हमने ये वाला केस करना है, और बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। और ड्राइव करने के स्टेप्स सारे केसेस के एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक केस अगर अच्छे से कर लिया ड्राइव, बाकी 5 के 5 हो जाएंगे अपने आप। बस आपने रे डायग्राम प्रैक्टिस करने हैं, वो भी 1 सेकंड में हो जाएंगे। दिस इज ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ये μ1 है। रेयरर की तरफ कॉन्वेक्स होना चाहिए μ1। ऐसे 2 लाइंस लगा के हम इसको आगे ले जाते हैं। तो दिस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज μ2। ये सारा मीडियम μ2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का है। यहाँ एक मिड पॉइंट बनाना है पोल, और ऐसे इमेजिन करना है कि ये एक बड़े सफियर का पार्ट है, ऐसे इमेजिन करना है, और उसके हिसाब से कहीं पर हमें सी बनाना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा नीचे बनेगा, पोल के बिल्कुल सामने ट्राई करना, सफियर इमेजिन करके दिमाग में हमें सी बनाना। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। नाउ दिस लाइन, a line passing through P and C like this, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना हमें, ये हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। यू कैन कंसिडर इट लाइक एलईडी, जैसे एलईडी से लाइट आती है, लेज़र लाइट आप इसको मान सकते हो। लेज़र बीम हम ऐसे स्ट्राइक करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही होगा जो अभी रे डायग्राम में हम बनाने वाले हैं। ओके, यहाँ पर हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे जहाँ हमने रिफ्लेक्शन स्टडी करनी है, ए पॉइंट। ऑब्जेक्ट से एक रे आएगी, ए पॉइंट तक जाएगी और फिर रिफ्रैक्ट होगी। आपको अगर रिफ्रैक्शन देखनी है तो बच्चे पहले हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल होता है, जैसे मैंने बताया कि इट इज़ परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल होता है। इट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इट शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि बेसिकली सफियर है तो सफियर की रेडियस सेंटर में से पास करती है और वही नॉर्मल होगा सरफेस का। तो दिस इज नॉर्मल एट द पॉइंट ए। तो ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे आएगी, जिस कलर का हमारा ऑब्जेक्ट है उसी कलर की रे बनाएंगे। दिस इज इंसिडेंट रे। ऐसे ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से ऐसे मिलाना है, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे आ गई, ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे एरो भी लगाना है और छोटा सा आई आर लिखना है। अब ये इंसिडेंट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अब वो बेंडिंग को हम इस केस में ऐसे शो करेंगे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके कहीं ना कहीं मीट कर जाए जरूर, ठीक है। बेंडिंग होनी है तो थोड़ा सा से नीचे की तरफ झुकाव देंगे रे का, और ऐसे ये कहीं ना कहीं जाके प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेगी। कहाँ मिली, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, उसको एक्सटेंड कर देते हैं लाइक दिस। तो जहाँ पर वो मिली वहाँ हमारी इमेज बन गई, उस ऑब्जेक्ट की इमेज उसके अंदर यहाँ पे बन गई, ठीक है। चलो अब कुछ एंगल्स देखो, याद रखने हैं एंगल, हर किसी केस में यही वाले एंगल हमें कंसिडर करने हैं। एक एंगल हम बनाएंगे इंसिडेंट रे का और प्रिंसिपल एक्सिस में, दिस इज अल्फा। ऑलवेज इसको अल्फा ही लेना हमें हर किसी डेरिवेशन में। दूसरा एंगल हम लेंगे इमेज का और रिफ्रैक्टेड रे का, दिस इज आर आर। इसका एंगल उसको बीटा मानेंगे। और तीसरा एंगल हम लेंगे नॉर्मल का विद प्रिंसिपल एक्सिस, उसको गामा मानेंगे। तो ये अल्फा बीटा गामा हर किसी केस में सेम लेने हैं, ठीक है। तो लेट मी राइट हियर, ये छोटी छोटी चीजें मैं यहाँ लिखूंगा। अल्फा इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस। बीटा इज एंगल बिटवीन refracted ray and principal axis. Gamma is angle between normal
एंड पी ए, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। चलो, अब एंगल्स हमारे पास आ गए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस बना लेते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना लेते हैं। दिस इज एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर। और ऐसे ही पोल से लेके इमेज तक ये वाला डिस्टेंस, दिस इज पी, ठीक है। अब इसमें से भी यू होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है ना, ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे। बाकी दोनों इस डायग्राम में पॉजिटिव होंगे। चलो, तो ये हमारे पास रे डायग्राम अभी थोड़ा सा कंप्लीट हो गया। 2-3 चीज़ें हैं वो साथ साथ हो जाएंगी जब डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है स्टेप 1, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए। ए पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो दैट इज साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू, अब आई के सामने वाला मीडियम म्यू टू है, तो यहाँ लिखेंगे म्यू टू, और आर के सामने वाला मीडियम, ऑपोजिट वाला मीडियम, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये वाला स्टेप डिफरेंट होगा अगर हम डी टू आर वाला केस करेंगे, और अगर हम आर टू डी वाला करेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा, डी टू आर में म्यू वन बाई म्यू टू आएगा। इसको याद रखना। चलो, नंबर 1 हो गया, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब दूसरा स्टेप है कि इसमें हम लगाएंगे एज एंगल आई एंड आर वेरी स्मॉल, ये छोटे एंगल्स हैं। व्हाई? बिकॉज अपर्चर इज स्मॉल, देयरफॉर साइन आई इज इक्वल टू आई, साइन आर इज इक्वल टू आर। ये मैंने बता दिया ऐसा कैसे होता है। तो इसके लिए फिर ये इक्वेशन बन जाएगी आई बाय आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, और ये बन जाएगी आई टाइम्स म्यू वन इज इक्वल टू आर टाइम्स म्यू टू। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट वी रिक्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब आगे चलते हैं। तो इस रिलेशन के बाद अभी हमें दूसरा स्टेप क्या करना है, ये स्टेप मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, पेपर में मत लिखना आप स्टेप 1 स्टेप 2। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, आपको याद रहे, दिमाग में याद रहे कि इतना काम करने के बाद अगला काम कौन सा करना है। तो अगला काम है हमारे पास, हमें फाइंड करना है, टू फाइंड और टू एक्सप्रेस आई आर इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। कि आई और आर को अल्फा बीटा गामा में एक्सप्रेस करना है। डेरिवेशन का पार्ट है, अभी आपको समझ आ जाएगा ऐसा क्यों करना है। देखो जी, एंगल आई देखो, ये बाहर बन रहा है, एंगल आई इस तरह से देखो बाहर बन रहा है। ये ट्रायंगल है ए ओ सी, ए ओ सी में एंगल आई इज एक्सटीरियर एंगल, ये ऐसे देखो, इट इज एक्सटीरियर एंगल, एंड अल्फा एंड गामा ये दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो आई कैन राइट फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ सी एंगल आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। तो आई हमें मिल गया इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड गामा, तो ये ए ओ सी से आएगा हमेशा। फ्रॉम ट्रायंगल ए आई सी, ये नाम भी आप याद रख सकते हो, हर किसी डायग्राम में ऐसे ही होंगे नाम। मैं लेबलिंग ऐसे ही करूंगा कि सेम नेम ही रहे, आपको ये दोबारा दोबारा याद ना करना पड़े। तो ए आई सी, बच्चे ये वो वाला ट्रायंगल लेना, हमने एक बार हमने वो ट्रायंगल लिया जिसमें पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट आया। दूसरी बार हमें वो ट्रायंगल लेना है जिसमें पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इमेज आएगी, इसीलिए ये ए ओ सी है और ए आई सी। चलो, ये देखो ट्रायंगल, इसमें ये वाला एंगल देखो, ये पहले ट्रायंगल देख लो। अब इस ट्रायंगल में गामा एक्सटीरियर है, ये बाहर बन रहा है, और बीटा और स्मॉल आर ये इंटीरियर है। तो देयरफॉर गामा एंगल इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो इसका मतलब है हमें आर चाहिए, तो आर इज गामा माइनस बीटा। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो हमें चाहिए थी, इनको हम यहाँ पुट करेंगे। देयरफॉर
इक्वेशन 2 बिकम, ये बन गई आई की जगह आ गया अल्फा प्लस गामा टाइम्स म्यू 1 और आर की जगह आ गया गामा माइनस बीटा इंटू म्यू 2। ठीक है जी। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें चाहिए, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। ये नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप, हाँ जी। अब हमें क्या करना है, अब हमें अल्फा गामा और बीटा को इन टर्म्स ऑफ यू वी एंड आर, यू वी और आर, हमें फाइनली तो वही चाहिए ना, यू वी आर, उसमें लेके जाना। देखो म्यू 1 म्यू 2 तो हमारे पास है रिलेशन में, हमें बस यू वी और आर को कहीं से लेके आना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू प्रिंसिपल एक्सिस ए एम। ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद यू कैन राइट टेंजेंट अल्फा इज परपेंडिकुलर बाय बेस and M point is very close to P point because the aperture is very very small। तो स्मॉल अपर्चर का मतलब ये होगा कि M is close to P, तो हम फिर M को P से रिप्लेस करेंगे। ये अगला स्टेप है। तो लेट मी राइट हेयर, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन टेंजेंट अल्फा, देखो टेंजेंट ऑफ अल्फा इज ए एम बाय एम ओ। ठीक है। और यहाँ पर हम m की जगह ए एम ऊपर वाला वैसे ही रहने देते हैं ए एम, नीचे ये जो एम ओ डिस्टेंस है ना, एम ओ डिस्टेंस दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी ओ, यहाँ हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ स्मॉल अपर्चर। चलो, अल्फा इज इक्वल टू ए एम बाई पी ओ। ठीक है। सिमिलरली वी कैन राइट गामा, एंगल गामा वो बनेगा ए एम अपॉन एम सी, बट एम सी इज इक्वल टू पी सी, सो आई विल राइट गामा इज इक्वल टू ए एम बाई पी सी, सीधा ही। और ऐसे ही बीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस ए एम बाय एम आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी आई बिकॉज ऑफ स्मॉल अपर्चर, तो देयरफॉर बीटा एंगल इज ए एम अपॉन पी आई। तो ये तीनों चीज़ें हमें मिल गई, इनको यहाँ पे पुट करना है। अल्फा की जगह ए एम तो मैं सबका कॉमन ले रहा हूँ, देखो ए एम सबके ऊपर आएगा, वो मैं पहले से ही कॉमन ले रहा हूँ ताकि दिक्कत ना आए। तो 1/PO प्लस गामा है ना, 1/PC इंटू म्यू 1, इधर भी ए एम कॉमन आ गया और अंदर बचा गामा की जगह 1/PC माइनस बीटा की जगह बचा 1/PI। चलो जी, ए एम से ए एम कट गया, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। म्यू 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट इज पी ओ इज माइनस यू, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो। पी से लेके सी तक इज कैपिटल आर प्लस में, ठीक है, आर। इस साइड पे आ जाओ, इधर भी म्यू 2 था हमारे पास, तो म्यू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। म्यू 2/PC, पी सी इज आर पॉजिटिव, माइनस म्यू 2/PI, PI क्या है, P से लेके I तक का डिस्टेंस विच इज V। तो ये रिलेशन आ गई, इसको देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो, ये रिलेशन बनेगी। म्यू 2 आर वाले दोनों एक साइड पे ले जाते हैं और वो उधर ले आते हैं, तो ये रिलेशन बन गई। कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह है, यहाँ क्रॉस लगा देते हैं, कम हेयर। तो रिलेशन क्या बन गई, देखो आर वाले दोनों एक साइड, ये उधर जाएगा ना, तो क्या बनेगा, म्यू 2 माइनस म्यू 1/आर, आर नीचे कॉमन लिख लिया, इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, ये इधर आया, ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर आके, म्यू 2/V, और ये तो पहले से ही नेगेटिव है। तो देखो सेम रिलेशन जो हम ड्राइव करना चाहते थे वो आ गई। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन the two refractive indices, object distance, image distance, and the radius of curvature for the case when object lies in error medium। रिलेशन यही आएगी, रे डायग्राम अलग अलग बनेंगे। हाँ जी, तो सेकंड केस है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स
spherical surface when object lies in rarer medium, फिर से रेयर मीडियम का केस है, एंड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास नेक्स्ट केस है। अब कल लास्ट जो किया था, जो कल का जो इससे पिछला वाला केस हमने किया है उसमें रियल इमेज बन रही है ना, रियल इमेज। अभी वर्चुअल इमेज का केस करेंगे, तो कैसे बनेगा डायग्राम देखना। देखो ये ऑब्जेक्ट को ना हमने दूर रखा है पोल से, तो जब हम इसको पोल से दूर रखते हैं तो ये वाली रे इतनी को बेंड हो जाती है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस में मिलती है। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देंगे नियर टू पोल, तो देखो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाएगा, ऐसे बनेगी इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बड़ा हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा बन जाए कि वो प्रिंसिपल एक्सिस को अंदर जाके ना मीट कर पाए रिफ्रैक्टेड रे, उसको बैक इम्पोज करना पड़े, तो वर्चुअल इमेज बनेगी। मतलब वर्चुअल इमेज के केस में ऑब्जेक्ट को हमें पोल के पास रखना है, बाकी सब सेम है। और R2D का ही केस है हमारा, R2D वाले केस का रिजल्ट तो वही आएगा जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है इन द लास्ट केस। तो ये हमारा रे डायग्राम देखें। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को ना अभी पोल के पास रखेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ, ऑब्जेक्ट से ए पॉइंट तक हमें एक रे बनानी है और पहले नॉर्मल बनाना है। तो ये नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू सरफेस, एंड दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन छोटा तो बनेगा, दैट इज क्लियर, क्योंकि जो रे है वो रेयर से डेंसर में जा रही है, आई से छोटा बनेगा। बट ऐसे नीचे की तरफ नहीं बेंड करवाना, इतना छोटा नहीं बन सकता, कुछ ऐसे बने। दिस इज योर एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। अब ये रे ऐसे जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस को तो नहीं मिलेगी जाके, इसलिए इसको पीछे की तरफ ऐसे लेके आना पड़ेगा, बैक इम्पोज करना पड़ेगा। जहाँ वो जाके मिलेगी वहाँ इमेज बनेगी विद प्रिंसिपल एक्सिस। अब कुछ एंगल्स जो हम हमेशा बनाते हैं, दिस इज आई, दिस इज आर, वो हमने लिख लिया ऑलरेडी। ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल एक्सिस वाला जो एंगल होता है जो इंसिडेंट रे बनाती है उसको अल्फा माना जाता है, इमेज वाला बीटा मानेंगे, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला गामा मानेंगे। दिस पॉइंट इज ए। दो ट्रायंगल्स वैसे ही ए ओ सी और ए आई सी कंसिडर करेंगे। स्नेल्स लॉ भी वैसे ही लगेगा। स्नेल्स लॉ आपको पता है, सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाया जाता है, जो बनेगा साइन आई बाय साइन आर is equal to mu2 by mu1, and this will become I by r is equal to mu2 by mu1। तो ये यहाँ लिख लेते हैं, ये बन गया I टाइम्स mu1 is equal to r times mu2। This is for small angles, ठीक है, if I and r are small। अब यहाँ पे आई और आर की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो आई ए ओ सी ट्रायंगल में से निकलता है, ए ओ सी। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो आई इज एक्सटीरियर एंगल, अल्फा और गामा इंटीरियर हैं, अल्फा प्लस गामा। और दूसरे के लिए ए आई सी के लिए हमारे पास ए आई है ना, ए आई सी। देखो ये वाला एंगल एक्सटीरियर आर बन रहा है और बीटा और गामा इंटीरियर बन रहे हैं, तो आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। ठीक है, ए आई सी ये हमारे पास ट्रायंगल है, आर इज एक्सटीरियर एंगल एंड बीटा एंड गामा आर इंटीरियर। तो ये दोनों भी यहाँ पुट कर देंगे हम।
अल्फ़ा प्लस गामा टाइम्स म्यू 1 और आर की जगह बीटा प्लस गामा टाइम्स म्यू 2। ठीक है जी। अब फिर हमें अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। उसके लिए ऐसे मैंने बोला था परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ए एम, और फिर जो अल्फ़ा होता है वो tan अल्फ़ा भी होता है। आई विल राइट हेयर अल्फ़ा इज़ एक्चुअली टेंजेंट अल्फ़ा, और जो टेंजेंट अल्फ़ा है दैट इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस। अल्फ़ा की तरह बेस एम ओ, परपेंडिकुलर इज़ ए एम, बेस इज़ एम ओ। एम ओ इज़ अप्रॉक्सीमेटली पी ओ फॉर स्मॉल अपर्चर। तो इस तरह से अल्फ़ा निकल आता है। यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, तो अल्फ़ा की जगह आ जाएगा ए एम बाई पी ओ प्लस गामा की जगह, गामा इस ट्रायंगल में से निकलेगा ए एम सी में से, तो ए एम बाई एम सी है वैसे, बट हम इसको लिखेंगे ए एम बाई पी सी, क्योंकि एम एंड पी आर वेरी क्लोज। तो ए एम बाई पी सी, यहाँ रीज़न जरूर देना आपने, बिकॉज अपर्चर इज स्मॉल, देयरफॉर एम ओ इज इक्वल टू पी ओ, एम सी इज इक्वल टू पी सी, वो हम दे देंगे। बीटा देख लो, बीटा निकलेगा इसमें से ए एम बाई एम आई बन रहा है, बट आई विल राइट पी आई प्लस ए एम बाई गामा, गामा तो वही पी सी ही बनेगा म्यू टू। अब इनकी वैल्यूज ए एम जो है ये ऊपर से न्यूमरेटर कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, 1/पी ओ, पी से लेके ओ तक इज माइनस यू, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू। पी सी, पी से लेके सी तक राइट हैंड साइड है प्लस आर, तो यहाँ प्लस आर इंटू म्यू 1। इस साइड पर भी ए एम तो कॉमन आके कट चुका है। पी आई, पी आई भी अभी नेगेटिव होएगा माइनस वी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है ये डिस्टेंस, पोल से मेजर करने हैं सारे डिस्टेंसेस पोल से यहाँ तक, तो दिस इज 1/-वी और प्लस 1/r। अब म्यू टू म्यू वन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा म्यू वन माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू वन बाई आर, इधर बन जाएगा माइनस म्यू टू बाई वी प्लस म्यू टू बाई आर। तो इसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो बन जाएगा म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो दिस इज द रिलेशन दैट वी हैव टू फाइंड, जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था सेम रिलेशन है ये आर टू डी की, रेयर टू डेंसर मीडियम की। अब देखो चाहे रियल इमेज बन रही है चाहे वर्चुअल बन रही है, दोनों ही केसेस में रिजल्ट इज सेम। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में पड़ा है तो इस रिलेशन को यूज़ करना है जो हमने यहाँ पे अभी निकाल ली है। ठीक है, ये वाली रिलेशन यूज़ करेंगे। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर में पड़ा है तो रिलेशन डिफरेंट आएगी, डेंसर वाला भी एक केस करेंगे। तो केस 3 करते हैं। केस 3, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम, and virtual image is formed. जो रे डायग्राम है बच्चों वो इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट जो रिजल्ट है वो उस पर डिपेंड करता है कि आर टू डी हो रहा है या डी टू आर। चलिए, तो रे डायग्राम देखिए। अब जब आपको ना डेंसर में रखना है ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखते हैं, तब आपने सरफेस ऐसे बनाना है, बनाना कन्वेक्स है बट ऐसे बनेगा। हम ना लेफ्ट साइड पे रखते हैं ऑब्जेक्ट जनरली, इसलिए डेरिवेशन में तो ऐसा करते ही हैं। तो अभी ये हमारे पास सरफेस है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, ये उसका पोल हो गया, बाहर वाली म्यू वन है, प्रिंसिपल एक्सिस ये यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आ गया, ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे कोई ए पॉइंट है, वहाँ से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो दो केसेस बनेंगे। अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दें तो कुछ डिफरेंट डायग्राम बनेगा, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे पोल के पास रख दें तो कुछ डिफरेंट डायग्राम बनेगा। लेट अस सी।
तो पहले हम वर्चुअल इमेज वाला केस कर रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, मान लो नियर टू पोल। तो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रह जाएगी लाइक दिस, ऐसे, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास नहीं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया है ना, नॉर्मल में और इंसिडेंट रे में। अब ये जा रही है डेंसर से रेयर में, तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा बेंड करेगी, थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है, ये ऐसे बेंड करेगी। इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। और इसको हम ऐसे नीचे की तरफ बैक इम्पोज करेंगे तो ये इमेज बन जाएगी, ठीक है। ये हमारी सिचुएशन है। ये वाला एंगल आर बना, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज आर, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज आई, ठीक है, ओके। ये एंगल गामा लेते हैं हम हमेशा, ऑब्जेक्ट वाला हमेशा अल्फा लिया जाता है, इमेज वाला बीटा लिया जाता है, और इमेज ये बन रही है। आर हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, दिस इज आर, माइनस आर लिखेंगे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस यू लिखेंगे, इमेज का डिस्टेंस पोल से लेके यहाँ तक माइनस, सभी नेगेटिव आएंगे, माइनस भी लिखेंगे। अभी हम पहले वही काम करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ डिफरेंट होगा क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट डेंसर में है ना, तो इसलिए साइन आई बाय साइन आर। अब आई के सामने, आई किस में बन रहा है? डेंसर में बन रहा है, उसके सामने म्यू वन आएगा, और आर के सामने आएगा म्यू टू, क्योंकि आर एरर में बन रहा है और उसके ऑपोजिट वाली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू टू यहाँ आएगी। तो यहाँ बन जाएगा आई टाइम्स म्यू टू इज इक्वल टू आर टाइम्स म्यू वन, बिकॉज साइन आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई फॉर स्मॉल एंगल्स एंड साइन आर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर। ये रिलेशन आ गई। अब आई और आर देख देते हैं क्या है यहाँ पे। एक लेंगे ट्राइंगल ए ओ सी, ए यहाँ है, दिस इज ओ, दिस इज सी। देखो ए और सी को ध्यान से देखो, इसमें अल्फा एक्सटीरियर एंगल है, तो अल्फा इज इक्वल टू एंगल आई प्लस गामा, तो आई इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा। ये यहाँ पुट करेंगे। आर भी लिखना है, आर ये रहा, ए आई सी ट्राइंगल लिखना है, ए आई सी। ये देखो ये वाला ट्राइंगल ए आई सी में ये एंगल आर है ना, तो ये भी आर होगा। देखो नॉर्मल और उसमें है ना, तो ये भी आर हो, ये जो मैंने ब्लू में बनाया। तो आर अभी इंटीरियर है और एक्सटीरियर बीटा है, तो बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस आर बन गया। तो वहां से आर आ गया, स्मॉल आर इज, तो यहाँ पे आर आ गया, ये इसको रब कर देते हैं। तो आर इज बीटा माइनस गामा, तो आर इज बीटा माइनस गामा, उसको यहाँ पुट करेंगे, बीटा माइनस गामा इंटू म्यू वन। अब जस्ट वैसे ही वैल्यूज फाइंड करनी है, उसके लिए हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ए से लेके एम तक, एंड अपर्चर इज़ वेरी वेरी स्मॉल और एम इज़ वेरी क्लोज टू पी, तो एम को पी से रिप्लेस करेंगे। अब आप देखिए टेन अल्फ़ा, देखने में एंगल्स थोड़े बड़े लग रहे हैं आपको, बट एक्चुअली ये एंगल्स बहुत छोटे हैं। ऑब्जेक्ट मैंने बिल्कुल पास रख दिया उसके, अदरवाइज ये स्मॉल अपर्चर वाला स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसलिए एंगल स्मॉल है। तो आई विल राइट अल्फ़ा ए एम अपॉन एम ओ, एम ओ इज पी ओ, तो दिस इज ए एम बाय पी ओ माइनस गामा, गामा ये रहा ए एम बाय एम सी, एम सी को पी सी लिखेंगे क्योंकि एम और पी दोनों एक दूसरे के पास पास ही है, याद रखना, ठीक है। बीटा देखो, बीटा 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 ये रहा, ए एम बाई एम आई की जगह पी आई, अम्मा तो हमें पता ही है, बस ए एम कट गया, वन बाई पी ओ माइनस यू माइनस आर, इसमें सारे नेगेटिव है, मैंने बता दिया ना, पी आई इज माइनस वी माइनस आर पी वन, माइनस म्यू टू बाई यू हो गया प्लस म्यू टू बाई आर हो गया, इधर हो गया माइनस म्यू वन बाई वी
प्लस μ1/r। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें μ1 वाली टर्म इधर ले जानी है और इसको उधर ले आना है। तो μ2/r या इकट्ठा ही ले देते हैं, μ2 माइनस μ1/r इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, μ2 माइनस μ1, लेकिन μ1 के नीचे v है अभी और μ2 के नीचे u है, कि वो इसीलिए आया u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस μ2 के नीचे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो μ2 में ही पड़ा है, डेंसर मीडियम में पड़ा है। तो ये रिलेशन देखो डिफरेंट आ गई है और रे डायग्राम भी डिफरेंट बन गया। तो सिचुएशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है लेकिन जो मेथड है वो सेम है, हर किसी डेरिवेशन में मेथड सेम है। अब नेक्स्ट जो 3 केसेस हैं उनके लिए मैं रे डायग्राम बनाऊंगा, बट आई वांट कि आप डेरिवेशन खुद करो, ठीक है, वो आप इसी मेथड से खुद कर सकते हो। केस 4 है, कॉन्वेक्स का ही है, कॉन्वेक्स के 4 केसेस हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हमने माना, D2R का केस है, मतलब ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम और इंसिडेंट रेज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, एंड वी हैव टू डू द केस ऑफ रियल इमेज। तो दिस इज कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स टुवर्ड्स रेयर मीडियम। ये इसका पोल बन गया, पहले पोल बनाना है, दूसरा स्टेप है प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो, तीसरा स्टेप है सेंटर ऑफ कर्वेचर लगाओ, चौथा स्टेप है पॉइंट कंसिडर करो, पांचवा स्टेप है नॉर्मल ड्रॉ करो। चलो इतना हो गया। अब ऑब्जेक्ट को रखना हमें, तो इस केस में हम ऑब्जेक्ट को पीछे रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है और हमने उसको रख देना है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ये ओ। अब यहां से इंसिडेंट रे ये जाएगी, नहीं गई, ये इंसिडेंट रे चली गई। दिस इज योर एंगल अल्फा, दिस इज गामा एंड दिस एंगल इज आई, ठीक है, दिस इज नॉर्मल। तो ये रे सीधी जाने की बजाय इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब इधर चली जाएगी से। तो r इज ग्रेटर देन i, ये है हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और इसका यहाँ इमेज बन गई और ये वाला एंगल हम बीटा लेके चलते हैं, बाकी डेरिवेशन सेम ही है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस u, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का, ये होगा माइनस r और ये होगा इमेज का डिस्टेंस प्लस v, वो हमें पता है। एंगल I जो है AOC ट्रायंगल देखें, एंगल I इनर है, एंगल अल्फा भी अंदर है, गामा बाहर है, तो गामा इज इक्वल टू I प्लस अल्फा। एक ये स्टेटमेंट, एक ये कंडीशन, सॉरी एक ये रिलेशन हमारे काम आएगी। दूसरा AIC में से R इज एक्सटीरियर एंगल एंड गामा एंड बीटा आर इंटीरियर, गामा प्लस बीटा। तो यहाँ से I भी निकाल लेंगे विच इज गामा माइनस अल्फा। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ये स्नेल्स लॉ में पुट करनी है। स्नेल्स लॉ है साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R इज इक्वल टू, देखो I जो है डेंसर में बन रहा है, इसके सामने μ1 और यहाँ μ2, तो ये बनेगा I टाइम्स μ2 इज इक्वल टू R टाइम्स μ1। इनको पुट करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एंड फाइंड द रिलेशन, सेम रिलेशन आएगी, ये आप कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास केस नंबर 5, ये है कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए। फर्स्ट केस में हम करेंगे रेयर टू डेंसर वाला केस, मतलब ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयरर मीडियम, ठीक है, ये केस करेंगे और इमेज इसमें वर्चुअली बनेगी। कॉनकेव के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है, चाहे कॉनकेव के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है, चाहे D2R वाला केस हो चाहे R2D वाला हो। पर बनाना कैसे है, देखो R2D वाला केस है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ होगा और कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस ऐसा बनेगा, इट इज कॉनकेव टुवर्ड्स
रेयर मीडियम लाइक दिस। ठीक है जी, चलो, और ये यहाँ पे पोल बना लेते हैं। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाते हैं। तो ये हमारा सफियर आप इमेजिन कर लो, सी इसका बाहर बनता है, रेयर मीडियम में बनता है। दिस इज μ2, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ1। उसके बाद हमें नॉर्मल बनाना होता है, तो कहीं पर भी एक पॉइंट कंसिडर करके, ए पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, वहां से सी पॉइंट को हम मिला देते हैं। ये नॉर्मल है, अच्छा नहीं बना, दोबारा बनाऊंगा, कलर भी पसंद नहीं आया। ये देखो, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल को ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए कैसे ड्रॉ करना है, मैंने पहले भी बताया था। ऑब्जेक्ट को पोल के पास रख देते हैं, तो दिस इज इंसिडेंट रे। ठीक है जी, और ये एंगल बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, नॉर्मल में और इंसिडेंट रे में। अब जब ये उस मीडियम के अंदर गई रे, ये डेंसर में चली गई ना, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल लाइक दिस, नॉर्मल की तरफ बेंड करी है। दिस इज एंगल आर। अब ये मिलेगी नहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे, इसको पीछे लेके आना पड़ेगा लाइक दिस, और यहां पे बनेगी इमेज। अब ठीक है, दिस एंगल इज आर, तो ये वाला एंगल भी आर होगा, यहां बना ही देता हूं। अल्फा बीटा गामा कहां बनेंगे, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और ये हो गया गामा। ठीक है जी, ये बन गया सारा कुछ। और u यहां से लेके यहां तक माइनस यू, इमेज तक माइनस वी, और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, और पोल से स्टार्ट करके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक माइनस आर, ये सब नेगेटिव रहेंगे। स्नेल्स लॉ बनेगा साइन आई बाय साइन आर। अब आई बन रहा है हमारा रेयर मीडियम में, तो इसके सामने μ2 और यहां μ1, ये हमारे पास रिलेशन आ गई, विच इज I टाइम्स μ1 इज इक्वल टू R टाइम्स μ2 फॉर स्मॉल एंगल्स। अच्छा, एंगल्स की ए और सी ट्रायंगल देखो, एंगल्स की रिलेशन ए ओ सी, साफ पता चल रहा है अल्फा इज एक्सटीरियर, आई और गामा इंटीरियर, तो I इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा, एक ये काम आएगी। दूसरी रिलेशन आएगी ट्रायंगल ए आई सी से, ए आई सी है ना, इसमें बीटा एक्सटीरियर है, और ए आई सी, और ये आर ये वाला बनना था। दिस इज एंगल आर, दिस इज एंगल आर है ना, ए आई सी। तो गामा और आर अंदर वाले हैं, तो बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस आर, वहां से आर आ गया बीटा माइनस गामा। ये दो रिलेशंस जब आप यहाँ पे पुट करोगे और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा, टेंजेंट गामा को फाइंड करोगे इन टर्म्स ऑफ यू वी एंड आर, एंड यू विल गेट रिलेशन आर टू डी वाली आएगी, μ2 माइनस μ1 बाय आर, μ2 बाय वी माइनस μ1 बाय यू। ठीक है, यही है ना R2D वाली, यही है ना R2D वाली रिलेशन, ये आ जाएगी आपके पास, इसको कंप्लीट कर लेना। लास्ट केस है हमारा D2R का केस, ये ऐसे गई इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, इधर की तरफ अभी गई है इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल आई। अब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो ये सीधी जाने की बजाय इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइक दिस। थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, देखो सीधी जाने की बजाय, ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी ऐसे, थोड़ी सी मैंने बेंडिंग कर दी है। इसको जब आप ऐसे बैक इंपोज करोगे, यहां इमेज बनेगी, तो फिर से देखो वर्चुअल इमेज ही बनी है। ये केस है हमारा कॉनकेव सरफेस D2R एंड वर्चुअल इमेज। दिस एंगल इज एंगल आर, नॉर्मल में और रिफ्रैक्टेड रे में, गलत बन गया। दिस इज एंगल आर एंड दिस इज गामा अल्फा बीटा, ऐसे परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करेंगे AM।
स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर, अभी देखो आई किस में बन रहा है, डेंसर में, तो आपने इसका उल्टा लिखना है म्यू वन बाय म्यू टू, ये स्नेल्स लॉ रहेगा। ट्रायंगल ए आई सी में से बनेगा ए ओ सी, पहले लिख लेते हैं, ए ओ सी में आई इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। आर की रिलेशन ए आई सी में बाहर वाला एंगल है आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। ये दोनों रिलेशंस आप यहां पे यूज करोगे और सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट आंसर। तो D2R वाला केस आ जाएगा, बट इमेज वर्चुअली बन रही है। लेकिन इसमें ना इस बात का ध्यान रखना, इसमें इधर जो आप डिस्टेंस मेजर करोगे ना नेगेटिव ही आएगा, -v आएगा और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी -u आएगा, बट r जो है वो पॉजिटिव आएगा। अब इधर वाला पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड वाला, क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन वाले डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट वाले, इंसिडेंट रे तो हमारी इधर की तरफ चल रही है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, राइट टू लेफ्ट है, तो राइट टू लेफ्ट वाला मैंने पॉजिटिव लिखा और उसके ऑपोजिट वाले नेगेटिव लिखे। जब वैल्यूज पुट करोगे ना, इस चीज का ध्यान रखना। तो लेट अस राइट लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है जी। चलिए, तो लेट अस राइट दिस फॉर्मूला is used to design a lens of required focal length. ठीक है जी। तो it is a relationship between focal length, relative refractive index of material of lens with respect to outside medium, radii of curvature। तो इन चार चीजों में ये रिलेशन है, ये वाला फॉर्मूला। इट इज गिवन दैट, पहले हम लिख ही लेते हैं कैसा है ये फॉर्मूला, फिर हम इसको ड्राइव कर लेंगे, क्योंकि आपको वैसे भी इसको याद रखना है बिना डेरिवेशन के भी। तो दिस इज 1/f ब्रैकेट में 1/f इज इक्वल टू ब्रैकेट में 2μ1। 2μ1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर, मतलब ये लेंस के मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड मीडियम। डेंसर एरर नहीं बोलेंगे, लेंस के मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड मीडियम, -1 1/r1 -1/r2। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो हेयर μ2/μ1, here μ2 is μ2/μ1. μ2 is refractive index of material of lens। लेंस का जो भी मटेरियल है, ग्लास का है, वाटर का है, या फिर किसी टर्पेंटाइन ऑयल का है, क्वार्ट्ज का है, किसी भी चीज का लेंस हो सकता है, तो उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एब्सोल्यूट वाली विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वो μ2 है। और जो μ1 है बच्चे, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, उसके अराउंड जो भी मीडियम होगा। इसमें डेंसर एरर नहीं लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि सराउंडिंग मीडियम डेंसर हो और लेंस का मटेरियल जो है वो रेयर हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ऐसा माने कि एक ग्लास का बड़ा सा टुकड़ा है और उसमें इस तरह का हवा का बबल रह गया, दिस इज एयर बबल, ठीक है, ये भी सिचुएशन हो सकती है। और ये जो ग्लास का टुकड़ा है वो सारा ग्लास ही है, ये ग्लास है चारों तरफ, बट यहाँ हवा का बबल रह गया उसके अंदर, तो ये अंदर वाला लेंस है, अभी ये रेयर मीडियम का लेंस बन गया इनसाइड द डेंसर मीडियम। हम लेकिन अंदर वाले को μ2 ही लिखेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, और बाहर वाले को μ1 नहीं लिखेंगे। वो बात अलग है कि यहाँ μ2/μ1 विल बी लेस देन 1, है ना, क्योंकि एयर है, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है और ग्लास की ज्यादा होती है। तो इस केस में ये जो μ2/μ1 होगा दैट विल बी लेस देन 1। अगर वो लेस देन 1 होगा तो यहाँ पे भी आंसर आपका नेगेटिव आ जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे चीजें सारी। बट ये चीज ऐसे याद रखना है कि μ2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, जो लेंस है हमारा, और μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम।
ओके, तो दिस इज लेंस मेक का फॉर्मूला, इट इज सेम फॉर बोथ काइंड ऑफ लेंसेज। चाहे आप कॉन्वेक्स के लिए लिख लो, चाहे कॉनकेव के लिए लिख लो, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, किसी के लिए भी आप लिखो तो जनरल फॉर्मूला यही है। बट उन केसेस में फिर ये R1 R2 की जो वैल्यूज होंगी बाई कॉन्वेक्स के केस में या प्लेनो कॉन्वेक्स के केस में, ये चेंज होती रहेंगी। बाकी सब सेम फॉर्मूला ऐसे ही लगेगा। तो लेट अस ड्राइव दिस रिलेशन। डेरिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट आ जाती है, अदरवाइज ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो फिर भी लेकिन आसान है, कोई टफ नहीं है, एक ही 2 स्टेप्स में हो जाती है फिनिश। तो इसलिए डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन से पहले मैं आपको अजम्पशंस बता दूं, क्योंकि अजम्पशंस इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको हर किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी ध्यान में रखनी है और ये आपको जब इसको ड्राइव करना है तब भी लिखनी है। दिस फॉर्मूला is valid for a thin lens। थिन लेंस का मतलब है कि भाई पोल और ऑप्टिकल सेंटर दे आर वेरी क्लोज। P1, P2 आर वेरी क्लोज to O। What is O? O is optical center. This is the first assumption. Second is the aperture of lens is very small। Aperture of lens is very small। Let us talk about what is aperture small। हाँ जी, let us talk about what is aperture। देखो, ये मान लो एक स्फेरिकल सरफेस है, हमारे पास स्फीयर है, कांच का गोला। अब इस कांच के गोले में से हमने 2 लेंसेज काटे। एक लेंस हमने इस तरफ से काटा, ऐसे प्लेनो कन्वेक्स की बात कर रहा हूं मैं, प्लेनो कन्वेक्स लेंस हमने काटा, और एक ये काटा। ठीक है, 2 है, इनको मैं शेड कर देता हूँ, ये एक इधर वाला और एक इधर वाला। ठीक है, अब अगर मैं आपको पूछूं कि इन दोनों का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या वो सेम है, निकाल के बाहर रख लेते हैं पहले। एक ये लेंस बन गया और दूसरा ये बन गया। अगर मैं आपको पूछूं इन दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो यस, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम है, क्योंकि इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी के अकॉर्डिंग, इसी स्फीयर में से निकला है ये वाला पार्ट भी, और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो भी इसी स्फीयर में से निकला है। तो दैट इज सेम। R1 R2 बोथ ऑफ बोथ द लेंसेज इज सेम, बट अपर्चर इज नॉट सेम। अपर्चर मतलब होता है साइज ऑफ लेंस। अगर आप इसको फ्रंट से देखो, इस लेंस को, ये जो मैंने पीस काटा है ना प्लेनो कॉन्वेक्स, अगर आप इसको फ्रंट से देखो तो ऐसा सर्कल जैसा नजर आएगा ग्लास। हाथ लगा के देखोगे तो मिडल से मोटा उभरा हुआ नजर आएगा, पीछे से फ्लैट होगा, आगे से उभरा हुआ नजर आएगा। बट ये सर्कल बन गया ना, तो इस सर्कल का जो डायमीटर होता है ये वाला, दैट इज अपर्चर। अपर्चर, ठीक है। अपर्चर वैसे भी क्या होता है, अपर्चर एक सुराख को बोला जाता है ना, तो जितना बड़ा होल होगा दैट इज अपर्चर। अपर्चर इज रिलेटेड विद द लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ऑफ द लेंस। जैसे यहां पर अगर बना दूं तो यहां से लेकर यहां तक ये अपर्चर हुआ, इधर बना दूं तो इसका अपर्चर बड़ा हुआ। ठीक है, ये वाला अपर्चर बड़ा है, तो दिस इज A2 अपर्चर 2, दिस इज अपर्चर 1। तो बट अपर्चर 2 इज ग्रेटर देन अपर्चर 1। अपर्चर को ध्यान से समझो, एक्चुअली इट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पार्ट ऑफ द लेंस, जो हमें नजर आ रहा है उसका डायमीटर, दैट इज कॉल्ड अपर्चर। अब जितना बड़ा अपर्चर होता है उतना ज्यादा लाइट गैदर हो जाती है। मतलब यहाँ पर अगर प्रिंसिपल एक्सिस बनाए, देखो बच्चों, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा ना। अब इस केस में जो लाइट रेज रहेंगी दे आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, बिकॉज अपर्चर इज स्मॉल, तो दे आर क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन यहाँ पर अगर लाइट रेज की बात करूं तो दे आर नॉट क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस बिकॉज अपर्चर इज लार्ज। ये जो पीछे वाली रे आ रही है सबसे ऊपर वाली, ये कितनी दूर है प्रिंसिपल एक्सिस, ज्यादा दूर होगी ना एज कम्पेयर टू दिस लेंस। तो इसको फिर हम अवॉइड करते हैं, हम बड़े अपर्चर वाला लेंस नहीं कंसिडर कर रहे, वी आर कंसिडरिंग ए लेंस ऑफ स्मॉल अपर्चर। उससे क्या होता है कि ये जो रेज होती हैं दे आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसके कारण फिर वो जो हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा बैठे हैं ऑलरेडी, हमने जब वो रिलेशन ड्राइव करी रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस की, ये एंगल स्मॉल होते हैं ना, ऑब्जेक्ट का एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस और ये सब इंसिडेंट रे का एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब छोटे माने थे ना, तो तभी होंगे वो सब सेटिस्फाइड अगर स्मॉल अपर्चर लेके चलोगे। और स्मॉल अपर्चर में एक और चीज होती है कि जो फोकस होता है ना लेंस का, दैट इज ए सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट होगा, फोकस ऑफ लेंस विल बी ए सिंगल पॉइंट। बट अगर बड़ा अपर्चर ले लो ना, तो ये जो दूर रेज होती हैं वो किसी अलग पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज होती हैं, तो फोकस जो होता है वो ब्लर्ड हो जाता है, मतलब एक पॉइंट नहीं होता, एक रीजन बन जाता है उस केस में। लेकिन हमारे पास यहाँ स्मॉल अपर्चर रहेगा, तो स्मॉल अपर्चर के केस में इसी के कारण ये हो रहा है जो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं।
ऑल द रेज आर पेरेक्सियल रेज. Paraxial rays, hence they are very close. They are very close. ऐसे लिखते हैं, hence नहीं as लिखना है. As they are very close to principal axis. तो they are very close to principal axis. ठीक है. These are paraxial rays. जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती हैं उनको paraxial rays बोलते हैं और वो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन फिर लग जाती है हमारी. और लास्ट पॉइंट इज कि भाई जो ऑब्जेक्ट लेंगे हम इसको ड्राइव करने के लिए, ये डेरिवेशन के लिए है पॉइंट. ये सबके लिए वैलिड है जितने मैंने पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे. थिन लेंस फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में भी होगा, बट इन द केस ऑफ डेरिवेशन वी विल कंसिडर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. So these are assumptions. Second thing that we have to state is sign conventions. तो साइन कन्वेंशन सेम वैसे ही है जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द केस ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस. साइन कन्वेंशन में एक तो चीज जो चेंज हुई है वो ये है कि नाउ ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, ये पहली असम्पशन. दूसरी असम्पशन, इंसिडेंट रे के अलोंग वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट वाले डिस्टेंसेस नेगेटिव. यहाँ लिख देते हैं ऑपोजिट वाले नेगेटिव, अलोंग वाले पॉजिटिव. और तीसरा कि अपराइट डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाले डिस्टेंसेस जो होंगे वो नेगेटिव होंगे. तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशंस आ गए. चलिए, तो नाउ टू ड्राइव द फॉर्मूला वी विल कंसिडर केस 1. वी कैन ड्राइव इट फॉर कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस के लिए ड्राइव करेंगे, मतलब अजम्पशन ये हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया. जिसके लिए मर्जी ड्राइव कर लो, रिजल्ट सेम आना है. ठीक है, so this is a thin convex lens. This is optical center. Principal axis x p1 y surface, ये बन गया x p2 y surface. इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ लग गया c1, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ लग गया c2. रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाने हैं, इसका इधर बन जाएगा पॉजिटिव r1 और दूसरे वाले सरफेस का ऑप्टिकल सेंटर से रेडियस ऑफ कर्वेचर जो डिस्टेंस होता है सेंटर का, दैट इज -r2. इसको 2 बोल लेंगे क्योंकि ये दूसरा सरफेस हम मानते हैं. ऑब्जेक्ट को जनरली लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जाता है, तो मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है. दिस इज ऑब्जेक्ट. तो अब इस ऑब्जेक्ट से एक रे जाएगी जो किसी पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी. मान लो ये पॉइंट है जहाँ पे रिफ्लेक्शन स्टडी करनी है. इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपको नॉर्मल बनाना है बच्चों, तो ये नॉर्मल बन जाएगा. नॉर्मल passes through the center of curvature and that point. This is perpendicular at this surface. तो यहां से एक रे गई इंसिडेंट रे, यहां से एक रे यहां तक जाएगी इंसिडेंट रे. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो एक रिफ्लेक्शन तो ये होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में पड़ा है ना, तो इंसिडेंट रे रेयर मीडियम में है, तो दिस इज रेयर टू डेंसर मीडियम वाला केस. यहां पर एक रिफ्लेक्शन हो चुकी है. ए पॉइंट से थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड होगी लाइक दिस, है ना. तो ये एंगल बन गया आर, इसको R1 बोल दो, ये I1 है, इसको R बोल दो. चलो, तो ये थोड़ी सी बेंड हो चुकी है. अब दोबारा फिर से मीडियम चेंज हो रहा है. ठीक है, अब इस केस में एक इंसिडेंट रे इसको मानेंगे अंदर वाली. अब अब ये जो इंसिडेंट रे बाहर से अंदर आई थी ना, अंदर वो रिफ्लेक्टेड है, बट जब दूसरे सरफेस की बात करनी है तब इंसिडेंट रे आपकी डेंसर मीडियम में है. तो नाउ इन दिस केस IR इज इन डेंसर मीडियम. अब IR डेंसर मीडियम में है, तो सेकंड वाला जो रिफ्लेक्शन हुई है, ये दूसरी वाली रिफ्लेक्शन, ये केस बन जाएगा डेंसर टू रेयर का. मतलब अब ये डेंसर टू रेयर होगी ना, ये डेंसर से रेयर में जा रही है रे, तो वो कैसे होगी, किधर बेंड होगी, उसके लिए भी एक नॉर्मल बना लेते हैं. यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इस पॉइंट को मिला देते हैं.
अनदर नॉर्मल। अब ये डेंसर टू रेयर जा रही है तो क्या होगा, ये एंगल बड़ा बनेगा दूसरा वाला उससे, तो इस तरह से ये बेंड करके कहीं पर ऐसे बड़ा एंगल बनेगा ना, तो यहाँ पर इमेज बन गई, फाइनल इमेज। अब अगर ये फर्स्ट वाला केस ये ना होता, ये सॉरी, अब अगर ये सेकंड वाला सरफेस ना होता तो ये जो रे थी ये सीधी चली जाती ना ऐसे, तो वो हमारा वही वाला केस था जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये मैं जो फर्स्ट इमेज बना रहा हूं ये वाली, ये I1 मान लेते हैं, दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन थ्रू द फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अच्छा, तो एक तो ये रे है ऐसे, ठीक है, ये बेंड होके यहां तक पहुंच गई है। दूसरी रे कौन सी होती है, देखो जब भी इमेज बनती है ना तो वो दो रेज जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वहां इमेज बनती है। एक रे ऑब्जेक्ट से निकली इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर यहां पे पहुंची, दूसरी ये है, ये रे सीधी जो जा रही है ना ऑप्टिकल सेंटर में तो सीधी निकल जाती है रे, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी। और ये नॉर्मल के अलॉन्ग ही जा रही है ना, ये नॉर्मल ही तो है, तो नॉर्मल के अलॉन्ग वाली रे सीधी चली जाती है, ये ऐसे चली गई। तो ये दोनों रेज जहां पे जाके मिलती हैं देयर विल बी द इमेज। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब कुछ डिस्टेंसेस मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट का फर्स्ट सरफेस के विद रिस्पेक्ट टू ये डिस्टेंस है, दिस विल बी माइनस यू, क्योंकि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है। ये जो पहली इमेज बनी थी, अगर ये दूसरा सरफेस ना होता तो जो फर्स्ट इमेज बनती, अगर ये दूसरा वाला सरफेस ना होता तो ये I1 इमेज होती ना हमारे पास। जब आप फर्स्ट टाइम फॉर्मूला लिखोगे इस सरफेस के लिए तब आपको ये डिस्टेंस चाहिए होगा, तो वो बनेगा प्लस V1, उसको V1 मान लेते हैं, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि राइट हैंड साइड पे है। बट यहां पर दूसरी बार रिफ्लेक्शन हो चुकी है, तो दूसरी बार रिफ्लेक्शन होने के कारण हमारी इमेज यहां बन रही है, दिस इज द फाइनल V प्लस V इमेज डिस्टेंस। ये कुछ चीजें आपको माननी पड़ेंगी। और बच्चों ये सारा कुछ ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है, यहाँ लाइन भी लगा देनी है एक, ताकि पता चले कि यू आर मेजरिंग एवरीथिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो अभी क्या होगा, तो ये डायग्राम जो है ना इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब हम इसको ड्राइव करने वाले हैं, तो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर 2 बार रिफ्लेक्शन हो रही है तो हम 2 बार फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे जो पहले अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टाइम जो अप्लाई करेंगे वो हम करेंगे R2D के लिए, क्योंकि द रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ठीक है। तो आई विल राइट हेयर द फर्स्ट refraction is at point A, the incident ray is going from rarer to denser medium and an image I1 is formed, ठीक है। ये I1 यहां पर है, ठीक है। नाउ इफ इसको ना O डैश मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को, therefore for surface x p1y, देखो वी हैव क्या रिलेशन है हमारे पास, μ2 माइनस μ1 बाय, देखो इस सरफेस की बात हो रही है, देखो पहले बात थोड़ा डायग्राम, देखो इस सरफेस की बात हो रही है। इस सरफेस के लिए हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज r1, तो यहां पर आएगा μ2 माइनस μ1 बाय r1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। अब ये R2D का केस है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रेयर मीडियम में आएगा, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको U लिखेंगे। और जो इमेज डिस्टेंस आएगा दैट विल बी इन डेंसर मीडियम, तो ये V1, क्योंकि अभी यही इमेज है हमारी फर्स्ट सरफेस के लिए, ठीक है जी। तो अभी आपने दोबारा माइनस प्लस नहीं यहाँ पुट करने, ये रिलेशन फाइनल हमने लिख देनी है फॉर द फर्स्ट सरफेस। सिमिलरली फॉर सेकेंड सरफेस, अब ये जो सेकेंड सरफेस है xp2y, उस केस में जो हमारी रे ऑफ लाइट है दैट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो उस केस में हम यूज करेंगे D2R वाला फॉर्मूला। फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन
at B. So this point is B point. The incident ray is going from denser to rarer medium. ठीक है जी, ओके. The image I1 now acts like object. Therefore, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह जब हम u जहां पुट करते हैं वहां v1 आ जाएगा अभी, क्योंकि नाउ इट इज एक्टिंग लाइक द ऑब्जेक्ट. इसको आपने v1 पुट कर देना है. और जो हमारा इमेज डिस्टेंस है जहां हम v पुट करते हैं फॉर्मूले में, उसकी जगह हमारे पास ये फाइनल वाला डिस्टेंस आएगा ना. नाउ दिस इज द फाइनल इमेज, उसको v ही रहने देंगे. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना. साइन कन्वेंशन यहाँ नहीं पुट करने डेरिवेशन में. और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम r पुट किया करते हैं वो इस सरफेस के लिए पुट करेंगे और वो r2 बनेगा. r2. ठीक है, तो ये वैल्यूज अब हमें पुट करनी है इन द रिलेशन फॉर डेंसर टू रेयर मीडियम. देयरफॉर R2 हाँ जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास बच्चे v1 है, बट दैट इज इन डेंसर मीडियम. तो यहाँ v1 आएगा डेंसर में, क्योंकि d2r वाला केस कर रहे हैं ना. और इमेज डिस्टेंस हमारे पास रेयर मीडियम में हम मान के, क्योंकि इमेज तो फाइनली बाहर ही बन रही है ना रेयर मीडियम में, तो उसके लिए हम फाइनली v लेके चलेंगे. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग 2 from 1. तो μ2 माइनस μ1 विल बी कॉमन. ये मैंने यहां लिख लिया. R2 1 by R2 माइनस 1 by R1, ये ब्रैकेट में चला गया. और ये 2 वाली सारी इक्वेशंस हम वैल्यूज लिख लेंगे. माइनस 1 वाली जो हैं टर्म्स ये हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है जी, तो ये दोनों कट गए. यहां ब्रैकेट चाहिए. μ1 कॉमन. ठीक है जी, तो यहां से फॉर्मूला बन गया 1 बाय u माइनस 1 बाय v इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1. ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास. ओके, नाउ इफ वी कंसिडर दिस सिचुएशन कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, मतलब u इन्फिनिटी हो जाए, और फिर जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनती है. ये हमारी नॉलेज है, हमें ऑलरेडी पता है कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे इमेज बनती है. तो उस केस में जो v होगा वो f के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ पुट करेंगे 1 बाय इन्फिनिटी, ऐसे एक लाइन लिख लेते हैं. इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देन इमेज इज फोकस. तो यहाँ पुट करेंगे, इसको आगे ले जाते हैं. तो पुट और यू कैन राइट माइनस साइन उधर ले जाओ, तो फिर ये बन गया 1 बाय एफ इज इक्वल टू 2 μ1 माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2. तो दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला.